जेनजी ने डीपी बदल दिया। पेपर लीक की कहानी नई नहीं है। क्या एक मंत्री बदल देने से ये पूरा का पूरा सिस्टम बदल जाएगा? क्या वाकई ये प्रोटेस्ट युवाओं के लिए था? कितना ही सहज हो जाता है जब हम ये कहते हैं कि जो हमारे पक्ष में है वो निष्पक्ष है और जो विपक्ष की बात कर रहा है वो इन्फ्लुएंस्ड है। विरोध चलता रहेगा, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। क्या आपको याद है कि देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मैंने ये बात इसलिए भी कही क्योंकि उस पोस्टर के नीचे कहीं लिखा हुआ था, याद रखा जाएगा सभी चीज़ों को। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि कितनी चीज़ें तो आपकी पीढ़ी भूल चुकी है। ये विरोध इसलिए नहीं हुआ कि नीट के छात्रों को इंसाफ दिलाया जाए। धर्मेंद्र प्रधान को हटाना तो एक बहाना था, मौका था देश में एक आग लगाने। नेपाल और बांग्लादेश में जो हुआ उतना नहीं करना चाहते थे और सरकार को सबक सिखाना चाहते थे। अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेनजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है तो हमारे देश का जेनजी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकते। मुझे अपने देश के जेनजी पे पूरा भरोसा है। अगर पीछे से कोई और हिंसा भड़क जाती है या कोई उसको भगा देता तो कितना संभाल पाते आप? क्या सब छात्र आपस में कोलैबोरेट करके ये फंडिंग कर रहे थे? ये फंडिंग तो कहीं ना कहीं से पीछे से आ रही थी। देखो, राजनीति इतनी सरल नहीं है और अगर हर कोई उस राजनीति को इतनी आसानी से समझ ले तो फिर वो राजनीति बची ही कहाँ। जेनजी ने डीपी बदल दिया। धर्मेंद्र प्रधान, जिनकी करियर की शुरुआत पेपर लीक के एक विरोध से हुई थी, आज करीब 30 साल के बाद उसी पेपर लीक के एक विरोध ने उनके करियर को ग्रहण लगा दिया। उन्हें अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। अभिजीत दिपके कहते हैं कि उन्हें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर वो रुकेंगे नहीं, उन्हें नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए। उनके हिसाब से नरेंद्र मोदी अब इस देश को संभालने और चलाने की स्थिति में नहीं है। उसी वक्त सौरभ दास ने इस प्रोटेस्ट को पूर्ण विराम लगा दिया और ये प्रोटेस्ट अभी यहाँ पर स्थगित हो गया। पिछले कुछ दिनों में कई लोगों ने इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया है, कई सारे सेलिब्रिटीज ने भी सपोर्ट किया है। उनमें से एक सलमान खान भी रहे। वो सलमान खान जिनके पिता सलीम खान ने कपिल शर्मा शो में सलमान खान के सामने ही उनके पेपर लीक की कहानी की याद दिला दी। मैंने यहाँ पर दो बड़े नाम लिए और पुराने रेफरेंसेस दिए। पेपर लीक की कहानी नई नहीं है। जब सलमान खान ने जब इसका यूज या मिसयूज किया था, वो घटना करीब 30-35 साल पहले की तो हुई ही होगी और प्रधान जी का वो विरोध वो भी आज से 30 साल पहले का है। कुछ 50-60 सालों से तो पेपर लीक की कहानी चली आ रही है और शायद उसके पहले से चलती रही होगी। क्या एक मंत्री के इस्तीफा से, क्या एक मंत्री बदल देने से ये पूरा का पूरा सिस्टम जो पूरा भ्रष्ट है, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार से लिप्त है, हजारों लोग इसमें जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे के साठगांठ से इस चीज को आगे बढ़ाते रहते हैं, क्या ये पूरा का पूरा सिस्टम बदल जाएगा? क्या होगा उन छात्रों का जो इस पेपर लीक से त्रस्त हैं, उन युवाओं का जिनके करियर दांव पे लग जाते हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिलता? क्या वाकई ये प्रोटेस्ट युवाओं के लिए था, छात्रों के लिए था? क्योंकि इसमें कई सारे वो चेहरे थे जो हर इस तरह की प्रोटेस्ट में हमेशा देखे जाते हैं। मैं कल रात इस घटना की कुछ फुटेज देख रहा था जब ये प्रोटेस्ट समाप्त करने की घोषणा की गई। वहां पर मैंने एक नौजवान को देखा, काफी अच्छे ड्रेस में था, चेहरे पे मास्क लगा हुआ था, सड़क पर झाड़ू लगा रहा था। उसी वक्त एक पत्रकार ने जब उससे पूछा तो उसने बड़े शालीनता से उसने कहा कि वो वॉलंटियरिंग कर रहा है, वो वॉलंटियर बनकर के सफाई कर रहा है। उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी और बहुत बेबाक थी, ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छे घर से आया है और वो इसे अपनी जिम्मेदारी समझ रहा था देश के प्रति कि यहाँ पर वो सफाई करके अपना एक कंट्रीब्यूशन दे रहा है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वहीं पर पास में कुछ पोस्टर लगे थे और उस पोस्टर्स में दिखाया गया था कि कैसे दिल्ली पुलिस ने छात्रों को पीटा, उनके साथ बर्बरता सा व्यवहार किया और उसके नीचे लिखा हुआ था, सब याद रखा जाएगा। थोड़ी देर में एक सज्जन कहते हैं कि कोई भी मेनस्ट्रीम मीडिया उन्हें कवर करने नहीं आई, आप यहाँ आए, आपके इस निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कितना ही सहज हो जाता है जब हम ये कहते हैं कि जो हमारे पक्ष में है वो निष्पक्ष है और जो विपक्ष की बात कर रहा है वो इन्फ्लुएंस्ड है। वहां पर दिल्ली पुलिस ने बर्बरता दिखाई, कई छात्र घायल हुए, कुछ दुर्घटनाग्रस्त हुए और ये घटनाएं भी सामने आई थी कि कुछ छात्र या सो कॉल्ड छात्र जो छात्रों की
भेष में वहां पर अपना काम उल्लू सीधा करने पहुंचे हुए थे। उन्होंने पुलिस के ऊपर भी पथराव किए थे, पुलिस को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी और पुलिस को भी काफी क्षति हुई थी। अगर निष्पक्षता थी तो दोनों ही तरफ की निष्पक्षता होनी चाहिए ना। एक पक्ष की बात करके हम निष्पक्ष कैसे हो सकते हैं? आज इस वीडियो में अपने छात्रों के लिए, युवाओं के लिए मैं दोनों पक्ष के ऊपर थोड़ा थोड़ा कुछ बात करने की कोशिश करता हूं और एक नया अंदाज रखता हूं जहां ये समझ में आए कि कौन किसका उल्लू सीधा कर रहा है। क्योंकि ये विरोध चलता रहेगा, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 के बाद रही हो या उसके पहले भी कई सरकारें रहीं और ये चीजें चलती रही हैं। मैं याद करना चाहूंगा देश के प्रथम शिक्षा मंत्री को, क्योंकि देश में शिक्षा नीति की बुनियाद ही उनसे शुरू हुई थी। क्या आपको याद है कि देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। उन्होंने देश में शिक्षा नीति की नींव रखी और आजाद हिंदुस्तान में शिक्षा के प्रति कई सारे कार्य, इनफैक्ट सभी के सभी कार्य उनके ही मंत्रिपरिषद के समय शुरुआत हुई थी। यहाँ पर इस विरोध में पुलिस ने डंडे मारे, युवाओं को चोट लगी, बहुत दर्द हुआ, युवाओं ने भी विरोधाभास किया। और कुछ डंडे ऐसे होते हैं जो दर्द तो नहीं देते और बहुत गहरी चोट करते हैं। हमने भारत के इतिहास को पढ़ा, आप सभी ने पढ़ा, 7वीं 8वीं 9वीं कक्षा में पढ़ाया जाता है, 10वीं कक्षा तक पढ़ाया जाता है मॉडर्न भारत का इतिहास। हमने औरंगजेब पढ़ा, हमने बहादुर शाह जफर को पढ़ा, हमने ब्रिटिश इंडिया को पढ़ा, हमने मेडिवल इंडिया को पढ़ा, हमने चोला डायनेस्टी पढ़ा, हमने चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा, हमने यूरोप को पढ़ा, हमने अमेरिका को पढ़ा। पर क्या पूरे पाठ्यक्रम में कहीं पर भी आपको ये मिला कि मुस्लिम लीग का या मोहम्मद अली जिन्ना का हमारे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था? अगर उनका कोई योगदान था ही नहीं तो भारत का बंटवारा क्यों हुआ? और अगर उनका योगदान था तो सभी के सभी चीजों को पाठ्यक्रम से क्यों हटा दिया गया? हमारे देश की, हमारे युवाओं के मनस्थिति पे एक ऐसी चोट पहुंचा दी गई कि वो अपने इतिहास को भूल जाए और आने वाली पीढ़ियां कभी याद ही न रखें कि भारत में ऐसा हुआ क्या था। वो तो भला हो सोशल मीडिया के इस जमाने में कि ये सारी चीजें धीरे धीरे करके वापस कुरेदी जा रही हैं और सरकार बहुत तरह से कोशिश कर रही है कि इन सब चीजों को याद करके देश हित में एक नए पाठ्यक्रम की ओर ध्यान आकर्षित किया जाए, जहां भारत के वास्तविक इतिहास को, जहां भारत के गौरवपूर्ण सभ्यता को फिर से युवाओं को बताया जाए। मैंने ये बात इसलिए भी कही क्योंकि उस पोस्टर के नीचे कहीं लिखा हुआ था, याद रखा जाएगा सभी चीजों को या सब कुछ याद रखा जाएगा, ऐसे ही कुछ लिखा हुआ था। मैं यहाँ बताना चाहता हूं कि कितनी चीजें तो आपकी पीढ़ियां भूल चुकी हैं। हमारे आपके माँ बाप या उनके माँ बाप, उन्होंने आज़ादी के इतिहास को बहुत करीब से अनुभव किया, देखा, और अगर उन्होंने नहीं देखा तो उनके पहले वाले पीढ़ी ने तो जरूर देखा। आज किसी को भी पूर्णतः कुछ याद नहीं क्योंकि सब भुला दिया गया है। ये विरोध इसलिए नहीं हुआ कि नीट के छात्रों को इंसाफ दिलाया जाए। ये विरोध कुछ राजनीतिक दृष्टिकोण को परिपूर्ण करने के लिए किया गया। उन्हें एक मौका मिला कि नीट के छात्रों के नाम पर वो कुछ सरकार को हिला सकें। धर्मेंद्र प्रधान को हटाना तो एक बहाना था, मौका था देश में एक आग लगा देने की। मैंने कई सारे चैनल्स को देखा, अलग अलग वीडियो क्लिप्स देखे, उसमें एक जगह पर एक युवा को ये कहते हुए भी सुना कि हम नेपाल और बांग्लादेश में जो हुआ उतना नहीं करना चाहते थे, पर सरकार को सबक सिखाना चाहते थे। सरकार को सबक सिखाया, अच्छी बात है, सरकार और ज्यादा ध्यान से इस चीजों को देखेगी और मजबूती से इन चीजों को सॉल्व करेगी, पर कहीं ना कहीं तो वो इरादा था ना। अगर पीछे से कोई और हिंसा भड़क जाती है या कोई उसको भड़का देता तो कितना संभाल पाते आप? संसद का सत्र चल रहा था। इन सब चीजों को कहीं ना कहीं से सुनियोजित तरीके से चलाया जाता है, जो आज के युवाओं शायद उतना नहीं समझ पाते। संसद सत्र के बीच में इतना बड़ा हुजूम, उनको टेंट देना, उनको सुविधाएं देना, उनके खाने पीने को मुहैया कराना, क्या सब छात्र आपस में कोलैबोरेट करके ये फंडिंग कर रहे थे? ये फंडिंग तो कहीं ना कहीं से पीछे से आ रही थी। देखो, राजनीति इतनी सरल नहीं है। राजनेता और प्रजा के बीच में एक कनेक्शन होता है।
करोड़ों प्रजा के ऊपर एक नेता होता है, पर दोनों की मानसिक स्थिति सेम नहीं होती है। एक राजनेता कोशिश करता है कि वो प्रजा को इन्फ्लुएंस करे और प्रजा कोशिश करती है कि राजनेता को इन्फ्लुएंस करे, पर कहीं ना कहीं राजनेता के अंदर वो लीडरशिप, वो विजन होता है जो उस तमाम प्रजा के ऊपर नहीं होता है। और अगर हर कोई उस राजनीति को इतनी आसानी से समझ ले तो फिर वो राजनीति बची ही कहाँ। राजनीति तो वो होती है कि काम भी हो जाए और आपको समझ में भी ना आए कि कैसे हुआ। अगर आप कल को जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो क्या आप ये कहेंगे कि वो पेपर लीक हो गया था इसलिए मेरी जिंदगी तबाह हो गई, या आप ये कहेंगे कि चाहे कुछ भी हुआ मेरी जिंदगी मैंने अपनी मेहनत से बनाई है, मैंने अपने खून पसीने से सींच करके अपने बच्चों के लिए कुछ तैयार किया है। चॉइस आपका अपना है। ये चीजें जो दशकों से चली आ रही हैं, कोई भी मंत्री के बदल जाने से इसे रोक पाना इतना आसानी से संभव नहीं है। और नीट का ही पेपर लीक क्यों होता है, या गवर्नमेंट के एग्जाम के जो एग्जाम्स होते हैं, ऑफिशियल नौकरियां होती हैं, उन रिक्तियों के पेपर लीक ही क्यों होते हैं। कभी सुना है कि आईआईटी का पेपर लीक हुआ हो, कभी सुना है कि आईएम का पेपर लीक हुआ हो। यूपीएससी में भी कभी कभी होता है। क्यों होता है? क्योंकि इंसेंटिव बहुत बड़ा है। आज देश में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, बहुत सारी सीटें हैं, प्राइवेट में भी है, गवर्नमेंट में भी है। गवर्नमेंट और प्राइवेट के बीच में इतना बड़ा कोई फीस का डिफरेंस अब बचा नहीं है और अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में फीस नेग्लिजिबल्स हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फीस करोड़ों की है। उसके लिए अगर कोई 10 लाख दे भी देता है तो किसी को फर्क नहीं पड़ता है, सब अपने अपनी कमाई में लगे हुए हैं। ये तंत्र को संभाल पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन ये जो भी प्रोटेस्ट हुआ, इससे इतना तो तय है कि सरकार हर जगह नकेल कसेगी, और चालू हो भी चुका है। एनटीए के कई अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है, कईयों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वो जिस तरीके से सरकार अभी तक इसको बहुत हल्के में लेती थी, आज के बाद नहीं लेगी। और ये मेरे ख्याल से सबसे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रहा है इस पूरी की पूरी घटनाक्रम का। लेकिन कितने लोगों की जिंदगी यहाँ से बदलेगी? देश में 140 करोड़ की जनता है और 30-40 करोड़ युवा अपने जिंदगी में अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कैसे आप इससे उभरेंगे? कैसे इससे आगे बढ़ेंगे? देखिए, ये भी तय है कि इतनी सारी सरकारी रिक्तियां नहीं हो सकती हैं, और ये भी हमने देख लिया कि नीट तो एक बहाना था, पेपर लीक तो एक बहाना था। जो उन्होंने करना था उसको कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ हासिल किया और आगे कुछ और हासिल कर लेंगे। ये द्वंद्व पक्ष और विपक्ष में चलता रहेगा। सवाल है आपके करियर का। आज आपको उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जहां आपकी स्किल्स आगे बढ़ें। आपकी डिपेंडेंसी ना हो कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब के मोहताज हों, क्योंकि प्राइवेट जॉब में भी कब एआई आपके जॉब को खा जाए या कब कौन सी सर्कमस्टांसेस में आपकी जिंदगी में परिवर्तन हो जाए, ये आप कह नहीं सकते। आज कितने सारे आईटी क्षेत्र में वो लोग हैं जो 40-50 साल की उम्र में उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। सुबह सुबह एक मेल आता है दैट यू आर नॉट सर्विंग द कंपनी एनी मोर। उस वक्त जब उनके ऊपर ईएमआई का बोझ होता है, उनके परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं, और तब उनके दिमाग काम नहीं करता कि अब क्या करें, कैसे करें। उस मानसिक तनाव से जब वो गुजरते हैं, वो किसी सोशल मीडिया में आता नहीं है, किसी को पता भी नहीं चलता है। देखिए, देश में घटनाएं होती रहेंगी, देश आगे बढ़ता रहेगा, आपकी जिंदगी भी आगे बढ़ती रहेगी। राजनेता अपना उल्लू सीधे करने के लिए जनता का उपयोग तो करेंगे ही करेंगे, चाहे वो सरकार में हो, चाहे वो विपक्ष में हो। इन सब के बीच में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है आप और आपका परिवार, आपका करियर, आपका रोजगार, आपकी इनकम। इन सब में मैं ये कहूँगा, मेरा मानना है आप जो चाहें आप स्वेच्छा से उसको चूज कर सकते हैं, पर मेरा मानना है कि आप उन चीज़ों पर ध्यान दें जिससे आपका ज़िंदगी, आपका करियर बेहतर हो। और सरकार इस प्रोटेस्ट के बाद सरकार एक्शन तो लेगी लेगी, और सरकार कई चीज़ों को ठीक भी करेगी, और ये सब देश के हित में होगा, युवाओं के हित में होगा। पर किस तरह से देश करवट लेगा, आगे क्या क्या होने वाला है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ऐसी खबरों के साथ फिर आते रहूँगा। उम्मीद है कि आपका प्यार मिलता रहा तो और ऐसे मुद्दों पे बात करूंगा और आपको नई नई जानकारी दूंगा। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।